हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 3 हिमालय की बेटियाँ। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। इसमें पहले हमने पढ़ा था हिमालय है, हिमालय से जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, नदियों के रूप में बहती है। और हिमालय की बेटियाँ किसको कहा गया है? नदियों को। अब हम आगे पढ़ते हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्य काय सरसब्ज उक्त काय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार चिड़ सरो चिनार सफेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। अब लेखक कह रहे हैं कि ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही है, वे कौन सा लक्ष्य है जो इन्हें बेचैन कर रहा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, मतलब ये हिमालय के बारे में बोल रहे हैं। इनके पिता कौन है नदियों के? हिमालय। तो उनके पिता का प्रेम पाकर भी इनकी प्यास नहीं बुझती, इनका हृदय अतृप्त नहीं होता, मतलब भरता नहीं है। ये बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, क्यों बर्फ से निकलती है ये नदियाँ सबसे पहले, और फिर छोटी छोटी घाटियों से और उनके बंधुओं से मिलती हुई सब जगह है लीला निकेतन, मतलब लीलाएं करती 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 आगे बढ़ती है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है, मतलब नदियाँ बहती बहती दूर निकल जाती है। ये आप देखो, आप देख रहे हो इसमें जो लिखा हो, ये देखो, देवदार चीड़ सरो चिनार सफ़ेद केल, ये क्या है? ये पेड़ों के नाम हैं जो नदियों को रास्ते में मिलती है। कौन कौन से? देवदार चीड़ सरो चिनार सफ़ेदा केल। इन सब के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बात याद करने का मौका मिल जाता है। किसके बारे में कह रहे हैं? नदियों के बारे में। कौन जाने, अब लेखक क्या कह रहा है? कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता है होगा, मतलब कि कौन जाने ये बूढ़ा हिमालय इनके लिए कितना ही बर्फ पिघलाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट के मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। हम किसी से भी पूछ ले उनसे, ओनली फॉर वह क्या होगी? मौन ही रहेगी। अब देखो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि, ये सब क्या है? ये सारी नदियों के नाम है। कौन कौन से? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम है। ये सारी किससे निकलती है? हिमालय से। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियाँ, मतलब हिमालय की कोई बड़ी नदी होती है, कोई छोटी नदी होती है, तो इसलिए कहा गया है छोटी बड़ी सभी बेटियाँ आंखों के सामने नाचने लगती है। नदियों के बारे में बोला है कि वह नाचती है बेटियाँ हिमालय के सामने। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, मतलब कि हकीकत में सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के
पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। मतलब कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन सब नदियों में से सबसे बड़ी नदियां हैं। तो इसमें बताया गया है कि ये नदियां खुद में कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा पानी कहाँ से आ रहा है, हिमालयों की बूंद बूंद से हिमालय से पिघल रहा है और नदियों के रूप में बह रहा है। और ये दो बड़ी नदियों के रूप में समुद्र में जाकर मिल जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब कवि कहते हैं कि समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिसे हिमालयों की बेटियों से मिलने का मौका मिलता है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा। मतलब जिन्होंने ओनली फॉर मतलब मैदानों में ही इन नदियों को देखा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़ी हिमालय की गोद से में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती है। मतलब हिमालय की बेटियां बनकर वो उनकी गोदी में खेली हुई है और अब कैसे आगे से आगे जाकर बढ़ रही है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, मतलब कि माँ बाप के लिए ये नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिका है। मतलब हिमालय के बारे में बताया गया है। और पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, क्योंकि उनके लिए तो ये नदियों के रूप में बह रही है, वे इनके बारे में थोड़ी ना जानता है कि ये कैसे कहाँ से कहाँ जाके मिलेगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है वह रूप हिमालय को। मतलब लेखक ये सारी चीज़ें देख रहा है तो उनको बहुत अच्छा लुभावना दिख रहा है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं होते। अब लेखक क्या कह रहा है, हिमालय को तो नदियों का पिता बोल रहा है, नदियों को उनकी बेटियां बोल रहा है और समुद्र को उनका दामाद बोल रहा है। तो ये तो ओनली फॉर लेखक का मानना है, वैसे तो नहीं है। हिमालय क्या है, इसमें हिमालय को क्या माना गया है, हिमालय को इनका पिता माना गया है। क्या माना गया है, पिता। और समुद्र को क्या माना गया है, समुद्र में इनको इनका दामाद माना है लेखक ने। क्या माना है, दामाद। और नदियों को इनकी बेटियां माना। क्या माना, बेटी माना है ना, बेटी माना है इनको। ओके तो अब हम इसको अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। और जो समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हो, और इसके कठिन शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।